दोस्तों देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मुगल के बारे में। ये मुगल का मतलब क्या होता है? देखिए, मुगल का मतलब होता है मंगोल। यानी ये मंगोल के निवासी थे जो बाद में तातर देश में बस के मुसलमान हो गए। अब तातर देश कहाँ है? तातर देश तातरस्तान आजकल कहा जाता है, जो रूस के भीतर एक गणराज्य है। देखिए, मुगल कि भारत में स्थापना किसने की थी ये सभी जानते हैं, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। लेकिन बाबर जो है ये ऐसे ही थोड़ी ना फतह कर लिया भारत को। भारत को जीतने के लिए, यानी भारत में मुगलिया सल्तनत को लाने के लिए इसने जी तोड़ मेहनत किया। देखिए, इसका जन्म होता है सन 1483 ईस्वी में। 1483 में इसका जन्म होता है और इसके पिता का नाम रहता है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा कौन? उमर शेख मिर्जा जो है ये फरगना के अमीर यानी सरदार होते हैं, बादशाह होते हैं। लेकिन जब ये 11.5 वर्ष का होता है बाबर, तो उमर शेख मिर्जा की डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। उमर शेख मिर्जा मर जाते हैं और इसकी उम्र सिर्फ 11.5 साल रहती है। देखिए, ये तैमूर की तरफ से ये उमर शेख मिर्जा दीती इसके पिता थे, दीती सेकंड। ये तैमूर के वंशज थे और इसकी जो माता थी, जो माता के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इसकी जो माता थी वो जो है चंगेज की वंशज थी, यानी कुतलुग निगार बेगम इसकी माता का नाम था। अब यहां पे एक प्रश्न ये उठता है कि चूंकि इसको क्या आवश्यकता थी कि ऐसा किया जाए, तो इसको आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि वो भारत पर इसकी निगाह थी। लेकिन फरगना में जब ये 11.5 वर्ष में ये बादशाह बना, तो वहां पर एक उसका दुश्मन था, मोहम्मद शायबानी। मोहम्मद शायबानी ने क्या किया? उज्बेकिस्तान के रहने वाले समरकंद, और ये फरगना कहां है? उज्बेकिस्तान में है। उज्बेक इनको कहा जाता है। तो उज्बेक लोग जो है एक रणनीति अपनाते थे युद्ध में। एक नीति थी तुलुगमा नीति। तुलुगमा नीति से वो जो है युद्ध लड़ते थे और फतह यानी जीत हासिल कर लेते थे। मोहम्मद शायबानी को यह पता था और बाबर उस समय 11.5 वर्ष का, उसको पता ही नहीं, थोड़ा सा और बड़ा हो गया था। सन 1501 में ये मालूम है क्या हुआ? मोहम्मद शायबानी ने इसको हरा दिया और मोहम्मद शायबानी फरगना का बन गया बादशाह। ये इधर उधर भटकता रहा, जंगलों में हर जगह भटकता रहा, लोगों को इकट्ठा किया पूरी ताकत के साथ। एक बार फिर मोहम्मद शायबानी पर आक्रमण किया, लेकिन मोहम्मद शायबानी से फिर जो है ये विफल हो गया, यानी परास्त हो गया। और परास्त होने के बाद ये काबुल भागा। काबुल में इसके चाचा थे उलुग बेग। उलुग बेग को 1504 में उलुग बेग को हराता है और उसके बाद सन 1507, कब? 1507 में ये कांधार पर भी कब्जा कर लेता है। लेकिन कांधार पर कब्जा करने के बाद इसकी निगाह उल्लू की कहां? दिल्ली पर। और दिल्ली का सुल्तान कौन? दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन? इब्राहिम लोदी जो है ये लोदी वंश का अंतिम शासक, सिकंदर लोदी का पुत्र और लोदी वंश का अंतिम शासक। इब्राहिम लोदी थोड़ा निरंकुश था और सिकंदर लोदी के मरने के बाद उनके भाई आलम खां दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहते थे, लेकिन मिल गई किसको? इब्राहिम लोदी को। जो अंदर से कचोट होती है ना, वो तो जाहिर सी बातें आनी है। तो वो उनको अंदर से कचोट रह गई आलम खां को कि मैं क्यों नहीं बना दिल्ली का बादशाह और मेरा भतीजा बन गया इब्राहिम लोदी और मुझे नहीं बनाया गया। ये जीवन जो है अपना काट तो रहे थे, लेकिन अंदर अंदर इनको क्या थी? एक कचोट थी। और जब इनको जब पता चला कि बाबर जो है दिल्ली पर आक्रमण करके जीतना चाहता है, तो वो बाबर से कहलवाए कि तुम दिल्ली पर बेशक आओ और इब्राहिम लोदी को हराओ, लेकिन एक शर्त है, तुम दिल्ली जीतने के बाद मुझे दे दोगे, यानी आलम खां ने कहा, और मैं जो हूं दिल्ली की बागडोर संभालूंगा। उधर पंजाब प्रांत का दौलत खां भी जो था, ये पंजाब प्रांत का सूबेदार था यानी सरदार था, वो भी यही चाहता था। वो भी इब्राहिम लोदी से थोड़ा चिढ़ता था क्योंकि इब्राहिम लोदी थोड़ा निरंकुश था और एक बार आलम खां का उसने अपमान किया था, बड़ा घोर अपमानित किया था। और अपमानित किया हुआ आदमी जो है वो भी अपना बदला लेना चाहता है, ये भी अपना बदला लेना चाहते थे। दोनों ने जो है बाकायदा बाबर को निमंत्रण दिया कि आओ दिल्ली पर आओ और आक्रमण करो और इब्राहिम लोदी को हराओ।
बाबर को जब ये निमंत्रण मिला तो बाबर तो बोला हा हा हा, इसी की फिराक में हम थे, यही तो हम चाहते थे, मांग रहे थे इमरती और मिल गया छेना, और ऊपर से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और राणा सांगा भी आ गए, मेवाड़ के राजा। राणा सांगा कौन? मेवाड़ के राजा थे, और वो भी बाबर को सपोर्ट किए थे कि बाबर आएगा और दिल्ली जीतेगा और हमको दे देगा। तीनों लोग अंदर अंदर बड़ा खुश, तीनों लोग की मंशा यही थी कि दिल्ली पर बैठना है। और बाबर के अंदर मन में क्या था ये कोई भाप नहीं पाया था। दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले बाबर 4 बार पहले भी आक्रमण कर चुका था, और उसको ये सब पता था कि कैसे लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है। बाबर की सेना में जो वो सेनापति और जो सैनिक थे, बड़े तीरंदाज थे, बड़े अनुभवी थे, वेटरन थे और दक्ष थे, युद्ध लड़ने में माहिर थे। तो बाबर को जब निमंत्रण मिला तो वो आया। पहले तो उसने जो है अगल बगल गांव से जो है बैलगाड़ियां इकट्ठा की, और क्योंकि पानीपत के, हरियाणा के पानीपत के मैदान में युद्ध लड़ना था, इसलिए उसने 20-20 फीट का गड्ढा कर दिया, और उसके बाद जो है उस पर झाड़ी रख दी। और बैलगाड़ी क्यों खरीदा? बैलगाड़ी उस समय बड़ी कारगर साबित होती थी, यानी उसका आड़ लेके दुश्मन पर वार किया जा सकता था। और बाबर के पास सबसे प्लस पॉइंट था कि उसके पास तोप थी। बाबर के पास कुल सेना थी लगभग 14,000 के आसपास, और इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिक थे। अंततः 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के, हरियाणा के पानीपत के मैदान में युद्ध लड़ा गया। बाबर ने तुलुगमा नीति अपनाई। तुलुगमा नीति क्या होती है कि कुछ सैनिक बाई ओर, कुछ सैनिक दाई ओर, और कुछ सैनिक बीच में पीछे की ओर, ये ऐसे घेराव करते थे जैसे वो नहीं होता है कटोरे की तरह, चंद्रमा की तरह अर्धचंद्राकार नीति, वैसे ऐसे घेराव करते थे। और ये बीच वाला सैनिक आगे बढ़ते थे, उसको लालच देते थे कि वो घेराव के अंदर आए, और जैसे ही वो घेराव के अंदर आता था, ये इधर से वो उधर से गड़ा, काम खत्म। और अंततः 1 लाख सैनिक लेकर इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 में बाबर से हार गया। उसके बाद जो है राणा सांगा सोचे कि दिल्ली हमको मिलेगी, दौलत खां इधर से सोचे, आलम खां इधर से सोचे। राणा सांगा को तो उसने जो है लगभग एक ही दिन में, मात्र 10 घंटे में जो है उन्होंने, बाबर ने खानवा के मैदान में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया, और उसके बाद आलम खां और दौलत खां भी गए, और बाबर ने दिल्ली पर मुगल हुकूमत रख दी, यानी मुगलिया सल्तनत का झंडा उसने गाड़ दिया। इस तरीके से मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कर दी। और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं बैठा, अकबर बैठा, उसके बाद उसका बेटा जहांगीर बैठा, जहांगीर का बेटा खुर्रम यानी शाहजहां बैठा, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, और औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जफर। तो इस तरीके से मुगलिया सल्तनत लगातार चलती चली आई। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब।